स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर को कई बड़ी सौगातें सीएम योगी देने वाले हैं। नवनिर्मित स्टेडियम सभागार की सौगात सीएम देंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम का भी लोकार्पण आज सीएम करेंगे। इसके अलावा महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय के सभागार का लोकार्पण कार्यक्रम भी है जिसमें सीएम पहुंचेंगे। आपको साथ ही ये भी बताएं कि 16 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात सीएम देने जा रहे हैं। 10.16 करोड़ के महंत अवैधनाथ स्टेडियम का लोकार्पण है। खेल मंत्री गिरीश यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। स्टेडियम में 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कई सुविधाओं से लैस होगा स्टेडियम। 8 लेन वाला 300 मीटर का सिंथेटिक रनिंग ट्रैक भी होगा। कुश्ती, बैडमिंटन और टेबल टेनिस हॉल होगा। गोरखपुर के खिलाड़ियों को ये बड़ा मौका मिलने जा रहा है। और आपको बताएं कि 5 करोड़ 80 लाख से निर्मित सभागार का लोकार्पण आज होगा। सभागार की जो क्षमता है वो 462 व्यक्तियों की बैठने की है। तो खिलाड़ियों के मद्देनजर ये बड़ी सौगात सीएम की हो रही है और आज सीएम ये सौगात खुद देने के लिए गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर को बड़ी सौगात सीएम देने जा रहे हैं। और वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने जल जीवन मिशन को लेकर वर्चुअली समीक्षा बैठक की और हर घर नल योजना को लेकर जानकारी दी। इस बैठक में सीएम योगी ने अगले साल मार्च तक 1 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात भी कही है। साथ ही इस मिशन में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है और कहा कि अगर गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई तय है। सभी डीएम को निर्देश दिए कि खुद काम की जांच कराएं। साथ ही आगरा और अलीगढ़ मंडल में गंगा जल के साथ ही चंबल नदी के पानी से आपूर्ति पर विचार करने को कहा। और अब बात ओपी राजभर की करते हैं। ओपी राजभर की सियासी यात्रा की अब चर्चा। आज से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। लखनऊ में सुबह 9 बजे पार्टी कार्यालय में इसकी शुरुआत होगी और ओपी राजभर इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 1 महीने चलने वाली ये यात्रा यूपी और बिहार के कई जिलों से गुजरती हुई 27 अक्टूबर को पार्टी के 20वें स्थापना दिवस पर बिहार के पटना में खत्म होगी। आपको साथ ही ये भी बताएं कि बगावत से ओपी राजभर गुजर रहे हैं और 250 से ज्यादा नेता पार्टी भी छोड़ चुके हैं, जबकि शशि प्रताप सिंह ने नई पार्टी का गठन भी कर लिया है। और अब बात केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को लेकर आई खबर की भी करते हैं। दरअसल तिकोनिया कांड में जेल में बंद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ा अपडेट। आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बड़ा दिन है आशीष मिश्रा के लिए। लखीमपुर के तिकोनिया कांड में जमानत पर सुनवाई आज और आशीष मिश्रा की जमानत पर यूपी सरकार अपना पक्ष रखेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया था नोटिस, जिसमें जवाब यूपी सरकार को देना था और आज अपना पक्ष यूपी सरकार रखेगी कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी आशीष की जमानत याचिका और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जमानत याचिका पर क्या होता है, क्योंकि हाई कोर्ट से जमानत याचिका रद्द की गई थी आशीष मिश्रा की और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती से दी गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। और वहीं योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे होने पर अखिलेश ने तंज भी कसा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने वैसे ही बीत गए जैसे बिना कुछ काम किए पिछले 5 साल। अखिलेश ने कहा कि सरकार के मंत्री आरोप प्रत्यारोप में जूझते रहे, ना तो भ्रष्टाचार पर कहीं अंकुश लगा, ना ही विकास कार्य हुए। अखिलेश ने किसान, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, अपराध समेत हर मुद्दे पर सरकार को घेरा। तो यूपी सरकार 2.0 के 6 महीने बीत चुके हैं कल, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि बिना काम पिछले 5 साल जैसे बीते हैं वैसे ही ये 6 महीने भी बीते हैं। ना भ्रष्टाचार पर लगाम लगा, ना कानून व्यवस्था पर काम हुआ। किसानों को फ्री बिजली का वादा भी पूरा नहीं किया सरकार ने।
किसानों की आय दोगुनी का वादा भी पूरा नहीं किया सरकार ने। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं हो रहा। ये तमाम मुद्दे अखिलेश यादव ने उठाए। किसानों के लिए खाद, बीज, सिंचाई के इंतजाम नहीं हुए। दूसरे कार्यकाल में खुद सीएम असहाय दिखे। और वहीं अब बात अखिलेश के थर्ड राउंड की करते हैं, क्योंकि लाल शपथ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 दिन बाद रमाबाई अंबेडकर मैदान में अखिलेश यादव की शपथ होगी और उन्हें फिर से सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन अब इसी चुनाव पर राजनीति भी गर्म हो गई है। योगी सरकार मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश को किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चुनौती भी दी है। रिपोर्ट देखिए। लाल शपथ का काउंटडाउन, अखिलेश का थर्ड राउंड। 24 से पहले लाल हुंकार, अखिलेश की नई ब्रिगेड होगी तैयार। 24 की चुनावी जंग में भले ही अभी 17 महीने बाकी हो, लेकिन यूपी की सियासी हलचल अभी से ही गर्म होने लगी है। 29 सितंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा, जिसमें न सिर्फ सपा का नया संगठन तैयार होगा, बल्कि निकाय चुनाव से लेकर 24 की रणनीति तक बनाई जाएगी, जिसके लिए सपा ने अलग अलग जिलों से 25,000 डेलीगेट्स तैयार किए हैं, जिसकी इस सम्मेलन में अहम भूमिका होने वाली है। सितंबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। दूसरे दिन राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें सपा का मुखिया तय किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा वोटिंग होगी, ओपन सेशन होगा। सारे डेलीगेट्स और सारे पदाधिकारी जो वर्तमान में विधायक हैं, जो पूर्व सांसद हैं, जो पूर्व विधायक हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने विचार रखेंगे। इसी के साथ ही आगे चुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी। नगर निकाय चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति इस सम्मेलन में तय होगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर समाजवादी पार्टी को सत्ता में प्रतिस्थापित करना है। सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा, क्योंकि सम्मेलन में सपा के पूर्व और मौजूदा विधायकों के साथ साथ सांसद और पूर्व सांसद शामिल होंगे। इसके साथ ही सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और सपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। पिछले सदन में और इस सदन में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा समय उत्तर प्रदेश की खराब व्यवस्थाओं को उठाने में, सरकार को सुझाव देने में और सरकार को जगाने में लगाया। और वो 24 घंटे उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, बेरोजगार नौजवानों के लिए वो कटिबद्ध हैं कि उनके हम आवश्यक चीज़ों पर, उन महत्वपूर्ण चीज़ों पर जिससे उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं परेशान है, उस पर हम कैसे मजबूती से लड़ सकें, और यही चिंतन है समाजवादी पार्टी का। सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन इसलिए भी खास है क्योंकि पार्टी इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रही। पहली चुनौती, आधा दर्जन दलों से गठबंधन करने के बाद भी विधानसभा चुनाव में हार मिली। दूसरी चुनौती, उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट हारने के बाद फिर से इन्हें जीतने की तैयारी है। तीसरी चुनौती शिवपाल यादव दे रहे हैं, जो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत यादव वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। चौथी चुनौती मायावती से मुस्लिम वोट के मोर्चे पर मिल रही है, जो अपने दलित मुस्लिम समीकरण को जोड़ने में जुटी है। और पांचवी चुनौती गठबंधन फेल होने की है। सपा ने जितने भी दलों के साथ हाथ मिलाया, ज्यादातर से रिश्ता टूट चुका है। इन तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सपा न सिर्फ नए संगठन का गठन करेगी, बल्कि सबको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसमें 28 सितंबर को जहां राज्य का सम्मेलन होगा, जबकि 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें अखिलेश यादव को फिर से सपा का मुखिया चुना जाएगा। लेकिन अब इसी चुनाव को लेकर सूबे की राजनीति गर्मा गई। योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने पार्टी के किसी और सदस्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चुनौती दी है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए कोई व्यक्ति अगर ये सपना भी देख लेगा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, कोई ये सपना भी देख लेगा कि हम कभी सरकार आई तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, तो उसी दिन वो पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वो उनकी कार्यशैली है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई हमारा जिला का अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई हमारा छोटा कार्यकर्ता भी बैठकर प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंच सकता है।
वहीं एक सवाल नीतीश कुमार के साथ अखिलेश के गठबंधन का भी है, क्योंकि नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब इसको लेकर सपा के सम्मेलन से क्या कोई बड़ा ऐलान होता है, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं लखनऊ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, आईजी, पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे और बताया ये जा रहा है कि त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी और मंथन किया गया इस पर। इस बैठक में सीएम योगी ने टीम वर्क का मंत्र दिया और सभी पक्षों से संवाद बनाकर काम करने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि जन आस्था का सम्मान करते हुए अराजक तत्वों से सख्ती से निपटे। तो खनन माफिया पर रिपोर्ट देने के लिए सीएम ने कहा त्योहारों के बीच अनावश्यक बिजली कटौती ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। सड़क पर सामान्य यातायात प्रभावित हो, ये भी सुचारू रूप से देखा जाए। 24/7 एक्टिव रहे रामलीला मैदानों में पुलिस, इस बात के भी निर्देश हैं सीएम की तरफ से। और त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ये बैठक काफी अहम रही, जिसमें खनन माफियाओं से लेकर त्योहारों में बिजली कटौती ना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको दे दे, आज गोरखपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विवि के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होने वाली हैं। और आपको बताएं कि सुबह 9:45 पर गोरखपुर पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भी हिस्सा लेंगी। शाम 4:20 पर गोरखपुर से वापस वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर मथुरा से बड़ी जानकारी यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज अहम सुनवाई है। मथुरा कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी और आपको बताएं कि अनिल लॉ के छात्र वकीलों के वाद पर सुनवाई की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में 12 वाद दाखिल किए जा चुके हैं और आज सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। मथुरा की जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और आपको बताएं कि 12 वाद अब तक दाखिल हो चुके हैं मथुरा कोर्ट में। उत्तराखंड की बेटी के इंसाफ की बात, जिसका अंतिम संस्कार तो हो गया लेकिन इंसाफ अभी बाकी है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतका के परिवार को न सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई का भरोसा दिया, बल्कि हर एक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात भी कही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 1 महीने के भीतर दोषियों को सजा मिलेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यौन उत्पीड़न के एंगल का है, जिसको लेकर पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रिपोर्ट। देवभूमि की दामिनी को कब मिलेगा इंसाफ? हंगामे के बीच हुआ अंतिम संस्कार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, बाकी है इंसाफ की लड़ाई। कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी, सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। इस वक्त पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, देवभूमि की दामिनी को इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के समझाने के बाद उत्तराखंड की बेटी का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन अब कई सवाल शूल की तरह चुभ रहे कि कहीं जो भरोसा सरकार ने दिया है वो टूट तो नहीं जाएगा। क्योंकि जिन दरिंदों ने बेटी को मारा उसमें पुलकित आर्या पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा है, और सवाल इस बात का है कि कहीं इंसाफ की हार तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतका के परिवार को न सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके सुनवाई का भरोसा दिया, बल्कि हर एक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात भी कही। अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम
माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए। ये दिल्ली के दामिनी हत्याकांड के बाद दूसरी बार था जब जनता का गुस्सा पूरे देश ने देखा, जब एक सुर में न सिर्फ दोषियों को फांसी देने की मांग की गई बल्कि सरकार को भी समझ नहीं आया कि वो इस मामले को कैसे डील करे। हमारी छोटी बहन आज बच सकती थी, आज हमारे सामने खड़ी होती, लेकिन पुलिस प्रशासन का ये इस टाइप का रुतबा तक आपको लग गया कि मतलब पुलिस प्रशासन कुछ नहीं आज कर, हमारी बेटियां आज बच सकती थी। हम यही है कि फांसी दो आप, जल्दी से जल्दी इंसाफ हो उनका। हमें न्याय चाहिए, ऐसी अंकिता पता नहीं सबके घरों में फांसी की सजा मिल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं इनको फांसी हो, क्योंकि कल दूसरे के बेटे के साथ हो सकता है। वहीं एक एंगल यौन उत्पीड़न का भी है, क्योंकि मृतका के दोस्त ने जो चैट साझा की उसमें मृतका ने अपने दोस्त को चैट के जरिए आप बीती बताई थी। चैट के मुताबिक मृतका पर वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। मृतका को प्रोस्टिट्यूट बनाने के लिए 10,000 रुपए का लालच दिया गया था। यही नहीं, मृतका को धमकी दी गई थी कि अगर गेस्ट को हैंडल नहीं करोगी तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। लेकिन जब मृतका ने गंदा काम करने से मना कर दिया तो दरिंदों ने उसे चीला नहर में ले जाकर धक्का दे दिया। जिस तरीके से भीड़ का जो आक्रोश है, भीड़ से जो हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर इस वजह से बैठे हैं कि ताकि किसी दूसरी लड़की के साथ आगे से कोई इस तरीके के जघन्य अपराध करने के बारे में सोचे भी ना। और यही ये भीड़ जो है बताती है। और जिस तरीके से जो 3 मांगे हैं, पहली मांग है सरकारी नौकरी की। मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा न्याय होगा और ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनका आश्वासन पूरा है। पिता के साथ भी मुख्यमंत्री की बात हुई थी, लेकिन अभी जब लिखित की बात आ जाती है तो फिर ये देखना होगा कि आगे किस तरीके का यहाँ पर एक्शन इस वक्त लेना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अंत्येष्टि को लेकर अब 1 घंटे का ही वक्त है, इस 1 घंटे में अगर तमाम चीज़ें कैसे हो पाएंगी, कैसे आश्वासन मिलेगा, कैसे भीड़ कम हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या उत्तराखंड में चल रहे रिजॉर्ट्स में गंदा काम होता है, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी की मौत के बाद एक्शन में आई धामी सरकार ने ऐसे सभी रिसोर्ट्स पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। अब तक करीब आधा दर्जन रिसोर्ट सील हो चुके हैं। वंतरा रिजॉर्ट पर जहां पहले बुलडोजर ने कार्रवाई की और रिजॉर्ट के जो बाहरी हिस्सा है उसको काफ़ी हद तक बुलडोजर के द्वारा तोड़ा भी गया, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों में गुस्सा था, उसके बाद रिजॉर्ट के अंदर कमरों में घुसकर ग्रामीणों ने पूरे सामान को यहाँ पर तोड़ा है और पूरी तरीके से जो गुस्सा था वो अपना यहाँ पर जाहिर किया है। अभी यहाँ पर बात करें तो इस रिजॉर्ट को अगर देखें तो पूरी तरीके से जहाँ पर पहले बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद इसके पीछे जो फैक्ट्री है उस पर भी गांव के ही लोगों ने गुस्से में उसको आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर बुलडोज़र के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो अंदर जितना भी सामान था वो गाँव के लोगों ने गुस्से में उसे पूरे तरीके से तोड़ा है। उत्तराखंड की बेटी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई। क्या अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया है? क्या गलत को गलत कहना गुनाह है? क्योंकि ये उत्तराखंड की उस बेटी की कहानी है जिसमें 2020 में ही अच्छे अंकों से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन देवभूमि के दरिंदों ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि क्या उत्तराखंड सरकार दरिंदों को सजा दिलाकर कोई नजीर जल्द ही पेश करेगी, ताकि भविष्य में कोई ऐसा महापाप करने से पहले 1000 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पंचायत चुनाव के पराक्रम की करते हैं। आज हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग होने वाली है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बताया आपको कि 6 सुपर जोन, 18 जोन, 134 सेक्टर में चुनाव क्षेत्र को बांटा गया है और 1491 पोलिंग बूथों पर 8,57,000 मतदाता वोट भी डालेंगे। 29 सितंबर को पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आपको ये भी बताएं कि ये चुनाव 44 जिला पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायतों के लिए हो रहा है। भाजपा ने 44 सीटों में से 1 सीट को खाली छोड़ा है। साथ ही महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देते हुए 22 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको ये भी बताएं कि चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू कर दी गई है।
और वहीं आज से देश में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना काल के बाद इस बार मां दुर्गा के पंडाल में फिर से रौनक लौटी है और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। आपको बताएं कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के रूप में मां की पूजा की जाती है। माना यह जाता है कि नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।